नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मित्रों, पीछे की क्लास में हमने अंतःस्रावी तंत्र शुरू किया था और उस अंतःस्रावी तंत्र में हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ ली थी। पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि, दो भाग उसके, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, उसके 9 हार्मोन, ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आज उसके क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट मित्रों, हम बढ़ते हैं जिस ग्रंथि का नाम है पेनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पेनियल ग्लैंड। तो पेनियल ग्लैंड, अब देखना कि जैसे जैसे हम ग्रंथि पढ़ेंगे हम बॉडी में नीचे की तरफ आते जाएंगे। ठीक है, पेनियल ग्रंथि याद रखना है आपको। यह भी कहां पर होती है? अग्र मस्तिष्क में और अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग पर। यह आपको चीज ध्यान रखनी है। अपनी दो आंखें हैं ना, उसके बीच में जो शिवजी की तीसरी आंख थी यही थी। पीनियल ग्रंथि दोनों आंखों के बीच में होगी। समझ में ये बात? मैंने कहा अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में कौन सी ग्रंथि होगी? पीनियल ग्रंथि। उसके बाद में इस ग्रंथि से हार्मोन जो निकलेगा, हार्मोन का नाम है मेलेनोटोनिन, या इसको कहते हैं मित्रों मेलेनोट्रोपिन। क्या कहते हैं? दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है। मेलेनोटोनिन या मेलेनोट्रोपिन। ठीक है, ये मेलेनोटोनिन है, एक एमिनो एसिड होता है, याद रखना है आपको। पीछे हमने पढ़ा था मेलेनोसाइट हार्मोन, मध्य पीयूष ग्रंथि या पारस इंटरमीडिया से जो सीक्रेट हो रहा था, पढ़ा था ना। यह है मेलेनोटोनिन या मेलेनोट्रोपिन, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना है। मेलेनोटोनिन या मेलेनोट्रोपिन किससे निकलेगा? पेनियल ग्रंथि से, जो कहां पर होगी? अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में। अब एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, यह ग्रंथि 7 से 8 वर्ष की आयु के बाद नष्ट होना प्रारंभ कर देती है। नष्ट होना क्या कर देगी? प्रारंभ। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आयु बढ़ेगी ये ग्रंथि वो नष्ट होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा ये ग्रंथि कैल्शियम कार्बोनेट के कण के रूप में जमा हो जाएगी। कहां पर? मस्तिष्क में। कैल्शियम कार्बोनेट के कणों में टूटकर कहां पर जमा हो जाएगी? मस्तिष्क में। और इसको कहते हैं ब्रेन सैंड या मस्तिष्क की रेत। ठीक है, तो मस्तिष्क की रेत है या ब्रेन सैंड है, वो क्या होती है? आपको याद रखना है, पीनियल ग्रंथि है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के कणों के रूप में जमा होने लग जाएगी। कहां पर? मस्तिष्क में। कब? जैसे जैसे आयु बढ़ेगी। अब इसके काम क्या होते हैं हार्मोन के, वो पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, समझ में आ रही होगी ये। पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में मेलेनोटोनिन या मेलेनोट्रोपिन हार्मोन निकलेगा। ये मेलेनोटोनिन क्या होता है? एक एमिनो अम्ल होता है, लिख लेना इसको भी। उसके बाद में इसको ब्रेन सैंड या मस्तिष्क की रेत क्यों कहते हैं? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के कण वो मस्तिष्क में जमा होने लगेंगे जैसे जैसे आयु बढ़ेगी। समझ में आई बात? बढ़े आगे कार्य है वो अच्छे हैं, इसके इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें आज आपको
आज की क्लास में सीखने को मिलेगी। आप सोचोगे ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। अब मेलेनोटोनिन और मेलेनोसाइट में कंफ्यूज मत होना दोस्तों। पहला कार्य इसका, 5 कार्य होंगे लगभग। पहला बताता हूं, 24 घंटे के दैनिक चक्कर में होने वाले कार्यों का नियंत्रण। अब 24 घंटे के दैनिक चक्कर में, यानी कि एक दिन के 24 घंटे होते हैं, उनमें हम कौन कौन से काम है रेगुलरली से कर रहे हैं। जैसे मैं सुबह 12 बजे उठता हूं, तो लगातार 12 बजे 12 बजे 12 बजे 12 बजे चौथे दिन अपने आप नींद उड़ जाएगी मेलेनोटोनिन के कारण। सुबह 12 बजे उठना नहीं है, 5-6 बजे उठना है। ठीक है, सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूं, तो लगातार अगर ये कर रहा हूं तो 8 बजे मेरे को नाश्ते की तलब लगेगी। कितने बजे लंच कर रहा हूं, कितने बजे डिनर ले रहा हूं, कितने बजे रात को सो रहा हूं, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी है जो आप लगातार उसी टाइम पीरियड में कर रहे हो, तो वो रेगुलरिटी से जो कंट्रोलेशन होगा वो किसके द्वारा होगा? मेलेनोटोनिन के कारण। समझ में आई बात? कि सुबह 5 बजे उठ रहे हो, रात को 12 बजे सो रहे हो, तो 12 बजे अपने आप नींद आने लगेगी और 5 बजे अपने आप उठ जाओगे। होता है ना कि यार मेरे को तो सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ गई है। वो आदत किसके कारण पड़ती है? मेलेनोटोनिन के कारण, क्योंकि ये 24 घंटे के कार्यों को नियंत्रित करता है। कितने बजे कौन सी क्लास लेनी है, कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये अपने आप याद दिला देता है मेलेनोटोनिन। दूसरा, इस तरह से मैं ये भी कह सकता हूं, सोने और जागने के समय का नियंत्रण करता है या नहीं करता? तीसरा, मासिक चक्कर की निरंतरता बनाए रखना। अब मैंने कहा कि जो कार्य रेगुलरिटी से हो रहे हैं, अब मासिक चक्कर भी एक तरह से रेगुलरिटी से हो रहा है कि हर 28वें दिन आएगा या नहीं आएगा, तो उसकी निरंतरता बनाए रखना, यह भी किसका कार्य है? मेलेनोटोनिन का। चौथा, प्रतिरक्षा तंत्र में भी यह हार्मोन क्या होता है? सहायक होता है। कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि निम्न में से मेलेनोटोनिन का कौन सा कार्य नहीं होता, तो उसमें ये बातें पूछ लेते हैं। हालांकि स्पेशल क्वेश्चन नहीं आएगा कि प्रतिरक्षा तंत्र में कौन सा हार्मोन सहायक है, तब और हार्मोन आएंगे। ये सब थोड़ा बहुत योगदान होता है, लिटिल। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, लैंगिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित रखता है। कि लैंगिक प्रक्रियाएं वो कंट्रोल से हो, या मैं एक तरह से कह सकता हूं कि लैंगिक उत्तेजना को रोकने का काम है वो किसका है? पीनियल का। समझ में आई बात? पीनियल लैंगिक प्रक्रियाओं पर नियंत्रण करेगा, या ये भी कह सकता हूं मैं लैंगिक उत्तेजना को रोकेगा। अब आपको बताया कि 7 से 8 साल तक बढ़ती है, उसके बाद में नष्ट होना प्रारंभ कर देती है। छोटे बच्चों में आपने देखा होगा, उसको थोड़ा सा ऐसे थपा दें, सो जा सो जा सो जा, सो जाता है। सो जाता है नहीं सो जाता? बीच में उठ भी गया तो उसको 2-3 बार मार दीजिए, सो जाएगा। मारने का मतलब ऐसे नहीं, आराम से सहलाना है उसको। और बूढ़े व्यक्ति देखते हो घरों में पूरी रात इधर से उधर घूमते हैं, घूमते नहीं घूमते?
नींद नहीं आती उनको, यही हार्मोन है उसके लिए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ेगी कैल्शियम कार्बोनेट के कणों में टूटेगी, जमा होगी, तो मेलेटोनिन कहां से मिलेगा उनको, कैसे नींद आएगी? तो आपको याद रखना है मेलेटोनिन के कार्य 24 घंटे के दैनिक चक्र में होने वाले कार्यों का नियंत्रण, सोने जागने के समय का नियंत्रण, मासिक चक्कर की निरंतरता बनाए रखना, प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक, लैंगिक व्यवहार या लैंगिक प्रक्रियाओं का नियंत्रण, मतलब लैंगिक उत्तेजना को रोकता है। अब देखो, सोने जागने के समय का नियंत्रण ये हार्मोन करता है, ठीक है? तो इसलिए ग्रंथि को कहते हैं, हार्मोन को नहीं कहते। शरीर की जैविक घड़ी या तीसरी आंख, शरीर की जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक किसको कहते हैं? पेनियल को, न कि मेलेटोनिन को, क्योंकि ये हार्मोन कर रहा है लेकिन हार्मोन निकल किससे रहा है? पेनियल से। तो ये चीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, 3 काम इंपॉर्टेंट है इसके, ये देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं अगली ग्रंथि पर, ठीक है? तो जिसका नाम आपने काफी हद तक सुना है, बताऊं क्या? बता देता हूं। थायराइड ग्रंथि, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अवट्टू, कहते हैं ना। अब थायराइड ग्रंथि, पहले तो पोजीशन पता होनी चाहिए, कोई भी ग्रंथि है, फिर उससे हार्मोन, फिर हार्मोन के कार्य, और फिर कार्यों के दुष्परिणाम अगर कम ज्यादा होगी, अपसामान्यता, ठीक है? देखो, पेयोस ग्रंथि, सॉरी थायराइड ग्रंथि, ये अपनी श्वास नली है, ये देखो 2 चीजें होती है, एक तो ये वाला भाग, इसको कहते हैं अधर भाग, और एक पीछे वाला, इसको कहते हैं पृष्ठ भाग। कौन सा भाग? पृष्ठ भाग। अब जो ये थायराइड ग्रंथि है ना, ये अपनी जो श्वास नली है उसके अधर भाग में, मतलब आगे की तरफ होगी, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, श्वास नली के दोनों तरफ एक एक होगी। श्वास नली के स्थिति बता रहा हूं, श्वास नली के अधर भाग में दोनों तरफ एक एक, ये चीज ध्यान रखनी है। कौन से भाग में होगी? अधर भाग में। उसके बाद में जैसे यहां पे है, ये मैं आपको बताऊं, चलो छोड़ो, ये है, ये श्वास नली आगे की तरफ। अब इसको मैं इस तरह से घुमाऊं, पीछे की तरफ पृष्ठीय भाग में ये दोनों ग्रंथियां कनेक्ट होती है, जुड़ी होती है। पीछे की तरफ ये ग्रंथियां हैं वो कनेक्ट होती है, ठीक है? ये आगे की तरफ, ये आगे वाला भाग पीछे की तरफ जुड़ी होगी, और पीछे की तरफ जिस संरचना से जुड़ी होती है वो बना तो होगा कनेक्टिव टिश्यू का। बायोलॉजी में ये शब्द तो पीछा नहीं छोड़ेगा, और उस संरचना को कहते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं? इस्थमस। तो अधर भाग में जो दोनों थायराइड ग्रंथि है वो पृष्ठ भाग में संयोजी उत्तक से बने इस्थमस के द्वारा जुड़ी होती है। समझ में ही बात? उसके बाद याद रखना है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अंतःस्रावी है। अगर सीधा ग्रंथि पूछ ले तो लीवर होगा, ठीक है? ये ग्रंथि भी महिलाओं में पुरुष की तुलना में कुछ बड़ी होती है। भार याद रख लेना, कोई पूछेगा नहीं फिर भी।
25 से 35 ग्राम। ओके, अब बात करते हैं हार्मोन की। हार्मोन, इस ग्रंथि से हार्मोन कौन सा निकलेगा? अगर मैं हार्मोन की बात करूं तो इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो होता है T3 और एक होता है T4। लेकिन मुख्य हार्मोन कौन सा है? T4, जिसका नाम होता है थायरोक्सिन, या T4 का मतलब क्या है? टेट्रा टेट्रा आयोडो थायरोनिनस। टेट्रा आयोडो थायरोनिनस T4, और T3 का मतलब ट्राई आयोडो थायरोनिनस। ठीक है, तो याद रखना है T3 और T4। एक हार्मोन और निकलेगा, वो आगे बताऊंगा। T3 और T4 हार्मोन निकलते हैं कौन सी ग्रंथि से? थायराइड से। मुख्य हार्मोन कौन सा? T4। आप एक याद रख लेना, T4, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस T4 के निर्माण के लिए अपने को क्या चाहिए? आयोडीन। क्या चाहिए? आयोडीन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो थायरोक्सिन है ना, ये एक अमीनो अम्ल होता है जिसका नाम होता है टायरोसिन। टायरोसिन अमीनो अम्ल का व्युत्पन्न है, यानी कि उसी से बना है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये थायराइड ग्रंथि के बारे में सामान्य जानकारी। पहली बात देख लीजिए आप यहां पे कि थायराइड ग्रंथि है वो श्वास नली के अधर भाग में दोनों तरफ एक एक होगी। दूसरी बात, पृष्ठ भाग में ये संयोजी उत्तक से बने इस्तमस के द्वारा जुड़ी रहेगी। तीसरी बात, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका भार 25 से 30 ग्राम होता है। महिलाओं में यह पुरुष की तुलना में बड़ी होगी। हार्मोन T3 तथा T4। T4 मतलब थायरोक्सिन, मुख्य हार्मोन है ये इसका। और थायरोक्सिन का T4 का मतलब क्या है? टेट्रा आयोडो थायरोनिनस। ठीक है, अब ये टेट्रा आयोडो थायरोनिनस है ना, ये टायरोसिन अमीनो अम्ल का क्या है? व्युत्पन्न। और थायरोक्सिन के निर्माण के लिए क्या चाहिए मित्रों? आयोडीन। समझ में आई बात? बढ़े आगे, बढ़ते हैं। अब इस हार्मोन के 10 कार्य हैं, वैसे बहुत कार्य हैं, लेकिन हम 10 पढ़ेंगे और 10 के 10 अति महत्वपूर्ण है। कैसे? एक एक चीज डिस्क्राइब करूंगा, ध्यान से समझना। यह ग्रंथि पीयूष ग्रंथि की तरह ही इंपॉर्टेंट है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, सीधा लिख दो T4 के कार्य। T4 समझ जाओगे। बढ़े, पहला कार्य, यह हार्मोन आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है। आरबीसी आपने पढ़ा होगा, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। हड्डी पर एक जालनुमा संरचना, रेड बोन मैरो, उससे आरबीसी का निर्माण होता है। उस आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करना किसका काम है? थायरोक्सिन हार्मोन का। बढ़े आगे, दूसरा कार्य, मेंढक जो होता है उसकी लार्वा अवस्था होती है, उसको कहते हैं टैडपोल। उस लार्वा के कायांतरण में, कायांतरण का मतलब है लार्वा अवस्था से वयस्क अवस्था में परिवर्तित होना। टैडपोल लार्वा के कायांतरण में अगर पूछ ले
कौन सा हार्मोन सहायक है? तो कौन सा हार्मोन सहायक है? थायरोक्सिन। तीसरा कार्य, अंडाणु मैंने आपको बताया था ना, उस अंडाणु में पुट्टकनुमा संरचना बताई थी, सूक्ष्म पुट्टिकाएं, ग्राफीन पुट्टिका, उन्हीं को तो बोला था। इस तरह से होता है पूरे में पुट्टकनुमा संरचना। किसमें? अंडाणु में। और इन पुट्टकनुमा संरचना, थैली जैसी संरचना को पोषण प्रदान करना किसका कार्य है? थायरोक्सिन का। इसलिए जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी या ज्यादा हो जाती है तो पोषण नहीं मिलता, और जब पोषण नहीं मिलेगा तो ये पुट्टका वो समय से पहले नष्ट हो जाएंगे। मतलब मासिक चक्र में क्या आ जाती है? अनियमितता। समझ गए बात? कि जब पुट्टकों को पोषण नहीं मिलेगा तो वो समय से पहले, आपको रोटी ना दे तो समय से पहले मरोगे कि नहीं मरोगे? मरोगे ना। वही बात इनकी, कि इन पुट्टकों को पोषण नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा तो क्या होगा? समय से पहले नष्ट हो जाएंगे, और जब समय से पहले नष्ट हो जाएंगे तो मासिक चक्कर जल्दी आएगा, और जब मासिक चक्कर जल्दी आएगा तो मासिक चक्कर की में जो निरंतरता बनी हुई है वो बदल जाएगी। समझोगे? समझ तो जाते ही हो। क्या काम बताया इसका? तीसरा, अंडाणु के पुट्टकों को पोषण प्रदान करना, खाना पीना देना। ठीक है, समझ में आई ये बात? बढ़े आगे। चौथा, भोजन में उपस्थित वसा, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट, भोजन में होती है ये, इन तीनों के मेटाबॉलिज्म में, उपापचयन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? थायरोक्सिन। उपापचयन का मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूं पाचन, विघटन। उसमें कौन सा हार्मोन सहायक है? थायरोक्सिन। एक काम और बता दूं क्या? यहीं पे बता देता हूं, 5 अगले में बताऊंगा, मतलब अगली स्लाइड में। ठीक है। तंत्रिका जो होती है, उस तंत्रिका के विकास में, और अगर आपने मेरी क्लास में तंत्रिका की संरचना पढ़ी है तो उसमें आपको बताया होगा माइलिन आच्छद, एक्सोन पर उपस्थित आवरण जो होता है वो क्या कहलाता है? माइलिन आच्छद। उस माइलिन आच्छद के निर्माण में कौन सहायक होता है? थायरोक्सिन। और तंत्रिका के डेवलपमेंट में भी कौन सहायक होता है? थायरोक्सिन। तो ये थायरोक्सिन के 5 कार्य है। पहला कार्य आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करना है। दूसरा, मेंढक के टेडपोल लार्वा में कायांतरण में सहायक है। तीसरा, अंडाणुओं के पुट्टकों को पोषण प्रदान करता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन में सहायक है। तंत्रिका के विकास तथा माइलिन आच्छद के निर्माण में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो आपको बता दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया? बड़े आगे बढ़ते हैं। फिर छठा कार्य, ये हार्मोन शरीर में कोलेस्ट्रॉल के निर्माण को बढ़ाता है। तो कई लोगों में आपने सुना होगा कि थायराइड की प्रॉब्लम आती है ना, तो उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा रहेगी। बढ़ाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के निर्माण को कौन बढ़ाएगा? थायरोक्सिन। अगला, ये हार्मोन अपनी जो हृदय स्पंदन दर है, हार्ट बीट है, उसको क्या कर देता है? बढ़ा देता है। हृदय स्पंदन दर को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। और जब हृदय स्पंदन दर बढ़ जाएगी तो हृदय से निकलने वाले रक्त की मात्रा भी बढ़ जाएगी, जिसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट, हृदय निकास। ये आपको जब
सर्कुलेटरी सिस्टम करवाऊंगा उसमें आएगा। एक बार सिर्फ इतना याद रखना है, थायरोक्सिन है वो हृदय स्पंदन दर को बढ़ा देता है, जिससे हृदय निकास मतलब हृदय से निकलने वाली रक्त की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? बढ़े आगे बढ़ते। तीसरा सॉरी 8वां, कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में ये हार्मोन है वो क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या मैं ये कह सकता हूं कोशिकीय ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? देख लो कि ये क्या होता है सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऊर्जा का निर्माण करती है, और जब उसकी संख्या बढ़ जाएगी तो क्या कोशिका में ऊर्जा की मात्रा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। बताइए अगला 9वां कार्य, ये हार्मोन आहार नाल की गति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और जब आहार नाल की गति बढ़ जाएगी तो भूख भी बढ़ जाती है, तो भूख बढ़ाने में सहायक है। ये 9 काम हैं, पहले ये सुनिएगा, ठीक है? पीछे आते हैं एक बार। पहला कार्य आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करेगा। दूसरा, मेंढक के टेडपोल लार्वा में कायांतरण को बदलने में सहायक है। तीसरा, अंडाणु में पुट्टकों का निर्माण, पुट्टकों को पोषण प्रदान करेगा। चौथा, वसा, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन में सहायक है। पांचवा, तंत्रिका के विकास और माइलिन अछद के निर्माण में सहायक है। सातवां, यह हार्मोन कोलेस्ट्रॉल के निर्माण को बढ़ा देता है, ठीक है? हृदय स्पंदन दर को बढ़ा देता है, जिससे हृदय से निकलने वाली रक्त की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोशिका में यह हार्मोन माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ाता है, जिससे कोशिकीय ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा हार्मोन जो कोशिकीय ऊर्जा के मान में वृद्धि करेगा? तो कोशिकीय ऊर्जा के मान में वृद्धि कौन करेगा? थायरोक्सिन। आहार नाल की गति को बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, भूख है वो ज्यादा लगेगी। अब एक नई चीज इसमें ऐड करनी है, जिसका नाम है आधारीय उपापचयी दर, BMR, बेसिलर मेटाबॉलिज्म रेट। यह हार्मोन क्या करता है, BMR को नियंत्रित करता है, आधारीय उपापचय दर को नियंत्रित करता है। और ये आधारीय उपापचय दर होती क्या है कि ऊर्जा हम जो खर्च कर रहे हैं उसका मान है, और किस ऊर्जा जो हमारे जीवित रहने के लिए, मात्र जीवित रहने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा का जो व्यय करते हैं यानी कि खर्च करते हैं, वो क्या कहलाती है, आधारीय उपापचय दर। मतलब उस ऊर्जा के खर्च को ये क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन कहां से निकलता है, कैसे निकलता है, ये सारी बातें आपको बता दी, पहले देख लीजिए, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। थायराइड ग्रंथि कहां पर होती है मित्रों? श्वास नली के अधर भाग में, दोनों तरफ एक एक, अधर भाग में, पृष्ठ भाग में ये किससे जुड़ी होती है? स्तमक से, जो संयोजी उत्तक से बना होता है। T3 और T4 हार्मोन निकलता है, जिसमें मुख्य हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन, जिसका पूरा नाम क्या है? टेट्रा आयोडोथायरोनिनस, ठीक है, जो कि टायरोसिन अमीनो अम्ल का क्या है? व्युत्पन्न। थायरोक्सिन के निर्माण के लिए अपने को क्या चाहिए? क्या चाहिए? आयोडीन। समझ आई बात? उसके बाद में इनके कार्य, पहला कार्य आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करना, मेंढक के टेडपोल लार्वा के कायांतरण में सहायक, अंडाणुओं के पुट्टकों को पोषण प्रदान करना, तंत्रिका के विकास और माइलिन आच्छादित के निर्माण में सहायक।
चौथा, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन में सहायक। सातवां, कोलेस्ट्रॉल के निर्माण को बढ़ाएगा। हृदय स्पंदन दर को बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, हृदय निकास यानी कि हृदय से निकलने वाली रक्त की मात्रा बढ़ेगी। आहार नाल की गति को बढ़ाएगा, जिससे खाना पीना ज्यादा होगा, भूख लगेगी। ये अच्छा है ना। हाँ, आगे देखो, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ा देता है, जिससे कोशिका में ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। उसके बाद में आधारीय उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या आपने? ले लीजिए, ले लिया हो तो। आधारीय उपापचयी दर, BMR, बेसिलर मेटाबॉलिज्म रेट। ठीक है, मेटाबॉलिज्म रेट क्या करता है? ये आधारीय उपापचयी दर क्या होता है? ठीक है, ऊर्जा व्यय की वह मात्रा जो केवल मात्र जीवित रहने के लिए जरूरी है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ेंगे थायरोक्सिन की असामान्यताएं, कम ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं सबसे पहले T4 का अतिस्राव, हायर सिक्रेशन हो जाए तब। तो पहले तो जब T4 का स्त्रवण ज्यादा हो जाए तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, फिर रोग पर बढ़ेंगे। ठीक है, स्थिति देखो, इसको कहते हैं हाइपर थायरोडिज्म। हाइपर थायरोडिज्म कब? जब T4 का स्त्रवण है वो बढ़ जाए। या हिंदी में बात करूं तो, कईयों के ये नाम याद नहीं रहते तो कोई दिक्कत नहीं है, थायराइड अतिक्रियता। थायराइड अतिक्रियता या हाइपरथायरोडिज्म। जल पी लूं क्या मैं? ठीक है, समय समय पर पानी पीता रहना चाहिए। ठीक है, दो रोग होंगे मित्रों। कितने? दो। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट, और आपने महसूस भी किए होंगे इसमें। पहला, ग्रेव्स रोग, या जिसको कहते हैं बेस डाउस रोग। बेस डाउस रोग क्या होता है पहले समझिएगा, फिर बताऊंगा। जब T4 का स्त्रवण ज्यादा हो जाता है ना, तो अपने ये जो नेत्र गोलक है, ठीक है, आंख के नीचे दब जाते हैं, कई बार खड्डे हो गए जैसे, उनमें श्लेष्मा जमा हो जाती है। अब श्लेष्मा जम जाती है ना, तो ये गड्ढे क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे, तो आंखें बड़ी और बाहर की तरफ आ जाएगी, मतलब उभरी हुई दिखाई देगी। तो व्यक्ति है वो काफी डरावना लगेगा, व्यक्ति है वो डरावना, विकराल, भूत जैसा, क्या ऐसे बड़ी आंखें बाहर की तरफ आएगी जैसे। समझ गए? क्या होगा कि नेत्र गोलकों में श्लेष्मा के जमा होने से नेत्र गोलक उभर जाते हैं, जिससे ऐसे प्रतीत होता है कि आंखें बाहर आएगी, लेकिन आती नहीं है। लगता है कि बाहर आएगी, आएगी नहीं। ठीक है, तो व्यक्ति डरावना लगता है, जिसे कौन सा रोग कहते हैं? ग्रेव्स रोग या बेस डाउन। क्या इसमें क्या होगा? नेत्र गोलकों के नीचे श्लेष्मा
जमा हो जाती है, जिससे क्या होगा, नेत्र बड़े व उभरे हुए दिखाई देते हैं। अब आगे ये बातें तो क्या लिखूं कि डरावना, विकराल, भूत जैसा दिखाई देगा। ठीक है, आपको याद रखना है बेस्डाउस या ग्रेव्स रोग, ग्रेव्स ने खोज की तो वैज्ञानिक के नाम पर, सीधी सी बात है। किस स्थिति में होगा, तो थायरोक्सिन के अतिस्रवण से, या फिर मैं कहूं हाइपरथायरोडिज्म या थायराइड अतिक्रिया। समझ में आई बात? बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसका। ले लिया, बढ़े अगले रोग में। दूसरा, रोग का नाम है प्लूमर डिजीज। प्लूमर डिजीज क्या होता है समझिए पहले, कि थायरोक्सिन के अतिस्रवण से क्या होता है, कभी कभार थायराइड ग्रंथि है वो कई स्थानों पर ग्रोथ कर लेती है, वृद्धि कर लेती है, और जैसे जैसे ये वृद्धि करेगी एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें अर्बुद यानी कि ट्यूमर का निर्माण हो जाएगा, जिसको कहते हैं थायराइड कैंसर, आम भाषा में गले का कैंसर। और वो कौन सा रोग है, प्लूमर रोग। कि जब थायरोक्सिन के अतिस्रवण से थायराइड ग्रंथि के विभिन्न स्थानों पर वृद्धि होने से गांठों का निर्माण हो जाए, उसे कौन सा रोग कहेंगे, प्लूमर रोग। समझ में आई बात? सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दो, थायराइड ग्रंथि अलग अलग स्थानों से वृद्धि करेगी, जिससे क्या होता है, ट्यूमर का निर्माण हो जाता है। ये इसको कहते हैं क्या, थायराइड कैंसर। लिख दो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। थायराइड कैंसर या प्लूमर रोग। ठीक है, ये अतिस्रवण से होने वाले दो रोग, एक ग्रेव्स रोग या बेस्डाउस और दूसरा प्लूमर। अब पढ़ते हैं अल्पस्रवण से। पढ़े? समझ में है ना दोनों? कोई दिक्कत? सिंपल सिंपल है। ठीक है, T4 का अल्पस्रवण। पहले तो स्थिति को क्या कहेंगे, याद रखना है। अगर T4 का अल्पस्रवण हो जाए तो इसको हिंदी में तो कहते हैं अवथायरॉइडता। और अंग्रेजी में कहेंगे हाइपोथायरोडिज्म। चार रोग पड़ेंगे, जड़वा मनता, गेंगा, मिक्सिडीमा और हासीमेटो। ठीक है, पहले पढ़ते हैं पहला रोग, जिसका नाम है जड़ वामनता, या जिसको कहते हैं क्रिटेनिज्म। क्या होता है सुनिएगा पहले, कि अगर एक गर्भवती महिला में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी, और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी कब होगी, जब आयोडीन की कमी हो जाए, क्योंकि थायरोक्सिन बनता किससे, आयोडीन से। गर्भवती महिला में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो जो बच्चे पैदा होंगे ना, वो मंद बुद्धि, अल्प विकसित, जनन अंगों का विकास नहीं होता, मुंह आंशिक रूप से खुला हुआ, लगातार लार का स्रवण, छोटे कद वाले, और ऐसे बच्चों को कहते हैं जड़ वामन।
ठीक है, तो जड़ वामनता याद रखना है क्या होगा, गर्भवती महिला में होगा, पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात, जो संतति होगी, बच्चे होंगे, वो क्या होंगे, मंद बुद्धि, अल्प विकसित, छोटा कद, मुख खुला, लगातार लार का स्त्रवण, आदि लक्षणों वाले होते हैं। ठीक है, अब ये सारे लक्षण होंगे, कहीं ये मत सोचना एक आधा हो तो उसको क्रिटेनिज्म कह देंगे, नहीं, सारे होंगे। जैसे कईयों का मुंह कभी अपने देख लेते हैं ऐसी चीज, मुंह खुल जाता है, 2 मक्खियां अंदर जाती है, बाहर एक ही आती है, होता है ना, छोटा कद भी होता है कईयों का। मंद बुद्धि तो सारे ही हैं, ये तो फिर बात ही गई। ठीक है, सारे करेक्टर होंगे, उसको क्या कहेंगे, क्रिटेनिज्म। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जड़ वामनता। और एक चीज ध्यान रखना, संतति होगी उसको कहेंगे क्रिएटिन। क्या कहेंगे, क्रिएटिन। रोग क्या कहलाएगा, जड़ वामनता। और संतति, बच्चे होंगे वो क्या कहलाएंगे, क्रिएटिन, बच्चे। अब ले लो स्क्रीनशॉट। सॉरी, ले लीजिए। बढ़े अगले पे, अगला रोग जिसका नाम है घेंघा। ये तो नाम सुना होगा, गलगंड या घेंघा, सुना है ना, सभी ने सुना है। ये तो थायरोक्सिन की कमी के कारण गला फूलकर बड़ा हो जाता है या गले में सूजन आ जाती है, इसको क्या कहते हैं, गलगंड या घेंघा। लेकिन नाम आपको याद रखना है, इसको कहते हैं कोलोइड गोइटर रोग, ये नाम याद रखना है। कोलोइड गोइटर किसको कहते हैं, घेंगे को या गलगंड को। ठीक है, इसमें क्या होगा, गला फूलकर बड़ा हो जाता है। ले लो स्क्रीनशॉट, इसमें तो क्या लिखोगे। और बढ़िया, अगला अगला रोग है तीसरा, मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा रोग में दोस्तों क्या होगा, सुनिएगा। अच्छा रोग है मिक्सिडीमा। अच्छा, वैसे इंपॉर्टेंट, वैसे अच्छा नहीं है कहीं को। ठीक है, यही हो जाए हमारे। ठीक है, मिक्सिडीमा में क्या होगा, T4 हार्मोन की कमी होगी, ये तो हमें पता है। T4 क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपापचयन करता है ना। तो अगर कमी होगी तो उनका उपापचयन नहीं होगा। जब उपापचयन नहीं होगा तो वसा वो त्वचा के नीचे जमती जाएगी और त्वचा फूलती जाएगी, तो वक्त बहुत मोटे हो जाते हैं मिक्सिडीमा रोग में। और मोटे हो जाएंगे, ऊर्जा मिल नहीं रही, तो मांसपेशियां क्या हो जाती है, निष्क्रिय है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचयन नहीं होता, जिससे व्यक्ति फूल जाता है और मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती है। ये था मिक्सिडीमा। ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, तो ले ले स्क्रीनशॉट, आगे देखते हैं। अगला रोग और चौथा और अंतिम रोग है थायराइड के अल्पस्राव से, जिसका नाम है हाशिमोटो रोग। हाशिमोटो रोग क्या होता है, देखिएगा कि T4 के अल्पस्राव से तो होता ही है, सीधी सी बात है। अगर T4 का
अत्यधिक अल्पस्रवण हो जाए, T4 का क्या हो जाए, बहुत ज्यादा अल्पस्रवण हो जाए, बहुत कम हो जाए ये, तो क्या होगा कि अगर हम कोई औषधि देंगे इसको बढ़ाने के लिए, तो वो जो शरीर है उस औषधि को प्रतिजन समझेगा, मतलब ये कोई रोग कारक है तो शरीर उसको नष्ट करने लगेगा या थायराइड ग्रंथि को नष्ट करने लगेगा। तो याद रखना है इसमें थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती है, ठीक है, और इसलिए कि शरीर ही इसको नष्ट कर रहा है, तो ये क्या है, एक स्वप्रतिरक्षा विकार। प्रतिरक्षा तंत्र का काम क्या है, शरीर की रक्षा करना, लेकिन खुद इसको मार रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये अल्पस्रवण और अतिस्रवण के रोग हो गए। लास्ट बात थायराइड ग्रंथि की आज की, ठीक है। थायराइड ग्रंथि मैंने बताया था इस तरह से होती है, ठीक है। इसके आंतरिक भाग को कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। थायराइड ग्रंथि के, याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, कल फिर काम आएगी। स्ट्रोमा में कोशिका होती है जिसको कहते हैं पैरापुटकीय कोशिका या जिसको कहते हैं सी सेल, सी कोशिका। इस सी सेल से हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टीसीटी। क्या काम करता है कल बात करेंगे। तो ये होती कहां पर है, पैरापुटकीय कोशिका, थायराइड के स्ट्रोमा में। तो इसको पढ़ लेना, थायराइड और पीनियल ग्रंथि समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन करते हैं इसके कल वाले के, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि के न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग से कितने हार्मोन निकलते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस दो बताए थे। टोटल पीयूष से निकलते हैं 9, एडिनोस हाइपोफाइसिस से निकलते हैं 7, तो न्यूरो हाइपोफाइसिस से कितने निकलेंगे, 2। सिंपल सा है। अगला, निम्न में से पीयूष ग्रंथि के पारस इंटरमीडिया से स्रावित होने वाला, पारस इंटरमीडिया मतलब मध्य पीयूष ग्रंथि, और मध्य पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मादा की स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिन, दूध का स्रवण ऑक्सीटोसिन। तो दूध का निर्माण पूछा है तो प्रोलैक्टिन मेमोट्रोपिन दोनों होंगे, दूसरा और तीसरा दोनों ऑप्शन सही है। अगला, पीयूष ग्रंथि के किस भाग से गोनेडोट्रोपिन मुक्तकारी हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन मुक्तकारी हार्मोन जो जनन अंगों पर कार्य करते हैं, ल्यूटीजिंग और पुट्टी का प्रेरक हार्मोन दो होते हैं, LH और FSH, जो कहां से निकलते हैं, अगर पीयूष ग्रंथि से, पार्स डिस्टलिस से, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन। अगले पे बात करते हैं, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला कौन सा हार्मोन, प्रतिमूत्रल हार्मोन, एंटीडायूरेटिक हार्मोन किसको कहते हैं, वैसोप्रेसिन, सीधी सी बात है, क्योंकि मूत्र में जल की हानि को क्या करता है, रोकता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला कौन सा हार्मोन मादा में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को संपन्न करता है, अंडोत्सर्ग, पीयूष ग्रंथि, ल्यूटीजिंग हार्मोन। जनन तंत्र में भी बताया था, कल भी बताया था, आज फिर क्वेश्चन करवा रहा हूं, कौन सा हार्मोन होगा, ल्यूटीजिंग हार्मोन। अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि का वह हार्मोन जो प्रसव में सहायक होता है किस भाग से निकलता है, प्रसव में ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन किससे निकलता है, पार्स नर्वोसा से, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है अगर ढंग से पढ़ा है तो। एड्रिनल वल्कुटिया हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के किस भाग से हार्मोन का स्रावन करता है, दो भाग बताए थे अधीवरक के, मध्यांश और वल्कुट। वल्कुट से निकलने वाले ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन का स्रावन कौन करता है, ACTH, एड्रिनल वल्कुटिया हार्मोन। यही क्वेश्चन। अगला, पीयूष ग्रंथि के पारस इंटरमीडिया, मध्य पीयूष ग्रंथि से कितने हार्मोन निकलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1। अगला क्वेश्चन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के अल्पस्रवण से कौन सा रोग होता है, पोनापन, जिसको क्या कहते हैं,
डर्वाफिज्म, जाइगोटिज्म, एक्रोमेगाली, अतिकायता, ये तो किससे होंगे? अतिस्त्रवण। तो ये थी पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस के क्वेश्चन। आज हमने पीनियल और थायराइड ग्रंथि पढ़ लिया, कल पैराथायराइड, थाइमस पढ़ेंगे। आज वाले को ढंग से समझना, पढ़ना, और इसके आपको कल क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।